चलिए, ऐसी परिपथ जिसमें केवल संधारित्र धारिता C हो, संधारित्र को क्या बोलते हैं? धारिता बोला जाता है। तो चलिए पहले परिपथ बना लेते हैं। तो ये रहा आपका संधारित्र का क्या है? साइन है भाई, ठीक है ना। अब इसके दोनों सिरों को किससे जोड़ेंगे? एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से क्या कर दिया जाता है? इसे, इसके दोनों सिरों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ये आपका क्या है? संधारित्र C है। और यह है आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जिसकी वैल्यू होती है V0 sin ओमेगा t। ये बन गया आपका डायग्राम, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें, माना क्या है आपका? कोई संधारित्र जिसकी धारिता क्या है? C है। माना कोई संधारित्र जिसकी धारिता C है, ठीक है ना भाई। ये कोई संधारित्र जिसकी धारिता क्या है? C है, के दोनों सिरों के मध्य क्या लगाया गया है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज या विभवांतर बोल सकते हो, ठीक है ना। जिसके दोनों सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया है। तब किसी क्षण t पर उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण निम्न होगा। यह हर बार आपको जितने भी 7 प्रकार के पड़ेंगे उसमें इतना आपको करना ही पड़ेगा। तब किसी क्षण t पर उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण निम्न होगा। क्या होता है वोल्टेज का समीकरण? V बराबर V0 sin ओमेगा t। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे भाई, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद यदि किसी क्षण t पर संधारित्र में आवेश Q हो तो, यदि किसी क्षण संधारित्र या धारिता, ठीक है ना भाई, संधारित्र में आवेश या संधारित्र के सिरों में लिखना ना, संधारित्र के सिरों में आवेश क्यों हो तो, आवेश क्यों हो तो धारिता निकालेंगे। तो धारिता C बराबर क्या होता है? Q बटे में V। अगर आपको याद होगा तो इतना होता है धारिता, ठीक है ना भाई। तो अब यहां से क्या करेंगे? हम Q की वैल्यू निकालेंगे। तो ये CV गुणा में हो जाएगा, V धरा के क्या होगा? गुणा में। तो कितना हो जाएगा? Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे? V की मान को यहाँ पर रखना है। तो ये हो जाएगा आपका, इधर रख देता हूँ C, V की जगह क्या रखेंगे? V0 sin ओमेगा t, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे, यदि परिपथ में, कौन सी परिपथ है? C परिपथ ना। यदि C परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो, प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो I बराबर क्या हो जाएगा? ये dq अपॉन में हो जाएगा dt, इतना हो जाएगा, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए। अब यहां से हम क्या करेंगे? Q के मान को यहाँ पर रख दीजिए। तो रखो पहले d अपॉन dt, आप लोग चाहो तो नीचे में लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। d अपॉन dt, Q की वैल्यू रखो पूरा, ये हो जाएगा आपका C V0 sin ओमेगा t। अब यहाँ से ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, फिर बाकी पद का d अपॉन dt t के सापेक्ष क्या होगा? अवकलन होगा। तो ये हो जाएगा आपका I बराबर, ये निकल जाएगा, कांस्टेंट है बाहर, C V0 आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा? d अपॉन dt और साइन ओमेगा t।
इतना हो जाएगा। अब इसका करेंगे अवकलन, तो क्या होगा, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का अवकलन होता है कॉस ओमेगा टी। क्या इतना समझ में आया क्या? लेकिन इस टी के गुणांक में जो रहता है ओमेगा, वो फिर इसके गुणांक में आ जाता है, तो इसमें और क्या जुड़ जाएगा, ओमेगा और आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इतना हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब हमको यहाँ पर इस कॉस ओमेगा टी की जगह फिर से कुछ वैल्यू रखना है आपको, ठीक है ना भाई। तो आपको कुछ मालूम होगा कि ये सूत्र होता है कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इतना होता है ना। तो इसमें हमको क्या करना है, अब यहाँ पर देखो कॉस ओमेगा टी, तो इसको क्या समझना है कि ये कॉस थीटा है, तो यहाँ थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा, ओमेगा टी। तो चलिए इसको रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आई सी वी नॉट ओमेगा, और इसकी जगह क्या रखना है इस बार, साइन पाई बाई 2, और थीटा की जगह क्या रखना है, ओमेगा टी। ये वैल्यू हमने रख दिया। अब ध्यान से देखो, इसकी जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, इस पूरे की जगह मैं ये रखूंगा आई नॉट। क्या रखूंगा, आई नॉट। और ये आई नॉट क्या कहलाता है, धारा का शिखर मान कहलाता है। अब इसको चाहो तो आप ओमेगा टी को पहले लिख लो या पाई बाई 2 को पहले, क्योंकि बाद में, क्योंकि दोनों प्लस में है तो आप आगे पीछे इसको कहीं पे भी लिख सकते हो इस वैल्यू को। तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसको देना समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2 देना इसको, जहां इसको लिखेंगे अब, जहां ये क्या है, जहां आई नॉट बराबर क्या है, सी वी नॉट ओमेगा, ये है आपका धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान है ये, और इसको देना समीकरण नंबर 3, क्योंकि इसकी अभी आगे सामने में आवश्यकता पड़ेगी, इसको देना इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना भाई। ये क्या है आपका आई नॉट, क्या है इसकी जगह रखे हैं, तो यही क्या है आपका धारा का शिखर मान है, ठीक है यहाँ तक। अब हम निकालेंगे इसके मध्य कलांतर, क्या निकालेंगे, कलांतर। तो किसके किसके बीच, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के बीच। तो लिखेंगे सी परिपथ में, या ऐसे बोल सकते हो समीकरण 1 व 2 से, इतना भी रहने दो, सी परिपथ में समीकरण 1 व 2 से आई व वी के मध्य कलांतर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। तो क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस समीकरण 1 क्या था आपका, ओमेगा टी बस था, कलांतर, तो ये ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो इस बार जो कलांतर निकल के आया वो कितना आ गया, पाई बाई 2, यानी कि ये क्या है, धारा। इस बार क्या होगा, ये जो धारा है वोल्टेज से पाई बाई 2 या 90 डिग्री बोल सकते हो, क्या होगा, अग्रगामी होगा। जो एल परिपथ था उसमें धारा क्या था, 90 डिग्री वोल्टेज से पश्चगामी था। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इधर ध्यान से देखना, आपका कलांतर निकल गया भाई। तो कलांतर से क्या पता चल रहा है कि ये जो धारा है वोल्टेज से क्या है, 90 डिग्री अग्रगामी है। तो इसको पहले लिख लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि, इसके बाद फिर ग्राफ बनाएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पाई बाई 2 से कला में पाई बाई 2 या 90 डिग्री क्या है, प्रत्यावर्ती धारा अग्रगामी है। अब इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उसको नहीं लिख रहा हूं मैं, कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से पाई बाई 2 या 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन तो मैं यहाँ से लिखा हूं भाई। अब हम इसका क्या करेंगे, ये आई और वी के बीच ग्राफ प्रदर्शित करेंगे, फिर इसका फेजर आरेख भी देखेंगे। चलिए इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है आपका, ओमेगा टी कौन रहता है आपका, ठीक है ना भाई, और ये आपका प्लस डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन,
और यहाँ क्या होता है V एंड I, ये दोनों होते हैं। ठीक है, अब चलिए पहले हम क्या करेंगे, वोल्टेज का बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका किसका है, वोल्टेज का ग्राफ है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। अब इस बार क्या है कि जो आपका धारा है वो क्या है, 90 डिग्री अग्रगामी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब वोल्टेज 0 था, अब वो धारा आगे है, तो मान लेते हैं कि यहां तक है आपका धारा। ठीक है ना भाई, तो इस बार जो आपका बनेगा डायरेक्शन वो इस तरीके से क्या होगा, इसका बनेगा। ठीक है ना भाई, तो धारा है, ये किसका है, आपका धारा का साइन है भाई। तो यहाँ पर ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपका किसको प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा आपको वोल्टेज के शिखर मान को, और ये वाला प्रदर्शित करेगा किसको, धारा के शिखर मान को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है, ये आपका आई नॉट, या चलो आई नॉट इधर लिख देते हैं, ये आपका धारा के शिखर मान को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, पाई बाई 2, ये कितना होगा पाई, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई, और अगर इनके बीच जो कोण बनेगा वो कितना होगा 3 पाई बाई 2, इतना हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सी परिपथ में इसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम इसका फेजर आरेख देखेंगे, ये तो आपका ग्राफ हो गया। ठीक है ना भाई, अब फेजर आरेख देखेंगे कैसे बनता है। इससे जस्ट पीछे वाले में एल में क्या था, धारा 90 डिग्री पीछे थी, वोल्टेज आपका 90 डिग्री आगे था। इस बार वोल्टेज आपका 90 डिग्री पीछे है, धारा आपका 90 डिग्री आगे है। फेजर आरेख बनाए आप, चलिए फेजर आरेख बनेंगे, धारा आई व वोल्टेज V के लिए फेजर आरेख, फेजर आरेख देखो कैसे बनेगा इस बार आपका फेजर आरेख। इधर ध्यान से देखिए, ये रहा आपका वोल्टेज का, ठीक है ना भाई, ये किसका है आपका वोल्टेज का, और इसके बीच जो कोण है वो कितना रहेगा ओमेगा टी है इतना। और ये क्या है, इससे जो धारा है वो क्या है 90 डिग्री अग्रगामी है, और इससे पहले जो फेजर आरेख बनाए थे एल परिपथ में वो 90 डिग्री पश्चगामी था, तो नीचे बनाए थे आपको याद होगा। तो ये 90 डिग्री अग्रगामी है, तो इस बार किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, वो भी 90 डिग्री। तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो लगभग इस तरीके से। तो इनके बीच जो कोण बनेगा ये कितना होगा 90 अंश का होगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये किसका है, आपका धारा का, ये आपका ग्राफ। अगर अब इसके इस सिरे को या इस सिरे पर लंब डाल दिया जाए इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, धारा के तात्क्षणिक मान को, और ये वाला जो लंब किसको प्रदर्शित करता है, वोल्टेज के तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फेजर आरेख का निर्माण कर सकते हैं। देख लीजिए भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, या तो आप इसको पूरा ऐसे सॉलिड लाइन क्रिएट कर सकते हैं। यह है आपका फेजर आरेख। चलिए अब समीकरण 3 से ध्यान से देखना, फिर से लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 आपका यह है, आई नॉट बराबर सी वी नॉट ओमेगा। अगर से मैं ये वी नॉट को इधर लाऊं तो भाग में होगा, गुणे में है इधर, तो ये बनेगा आई नॉट बटे में हो जाएगा वी नॉट, और इधर बचेगा सी ओमेगा। अगर मैं इसको पलट दूं, ठीक है ना भाई, अगर मैं इसको पलट दूं ऊपर जाएगा तो वी नॉट होगा, और नीचे आएगा तो आई नॉट। और समझो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 1 जाएगा ऊपर, और सी ओमेगा आएगा क्या नीचे। क्या इतना समझ में आया क्या। अब इसकी तुलना, इसको दे देना समीकरण नंबर कितना है 4, तो लिखेंगे समीकरण 4 की तुलना किससे करेंगे, समीकरण, हाँ समीकरण 4 की तुलना ओम के नियम, हाँ याद आ रहा है ना, V बटे I बराबर R से करने पर, ठीक है ना भाई, R की जगह क्या दिख रहा है आपको 1/c ओमेगा, यही दिख रहा है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा 1/c ओमेगा आपका क्या कहलाएगा, इस परिपथ का
ठीक है ना भाई। समीकरण 4 की तुलना ओम के नियम V बटे I बराबर R से करने पर 1/ओमेगा c, यही है ना, ओमेगा c लिखो या c ओमेगा लिखो, 1/ओमेगा c इस परिपथ का क्या होगा, इस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा, प्रभावी प्रतिरोध कहते हैं या होगा, ठीक है, जिसे प्रभावी प्रतिरोध होगा, जिसे जिसे क्या कहते हैं, संधारित्र या धारिता प्रतिघात कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, XC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना भाई। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इतना जल्दी से लिखिए फिर आगे बता रहा हूं। चलिए तो XC से प्रदर्शित करते हैं किसको, 1/ओमेगा c को, इसलिए क्या हो जाएगा, XC बराबर 1/ओमेगा c। ओमेगा का मान रखो, क्या होता है 2 पाई न्यू, याद आ रहा है क्या, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई न्यू होता है ये, और ये आपका C, ठीक है। इसको देना इक्वेशन नंबर 5, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है भाई। लिखेंगे परंतु दिष्ट धारा के लिए, परंतु दिष्ट धारा के लिए किसका मान, न्यू का मान क्या होता है 0 होता है, अतः XC इसका बराबर भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी जगह अगर 0 रखूंगा, सॉरी 0 नहीं होगा इस बार, 1 मिनट, ऊपर क्या है 1, ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या होगा 0, तो अगर 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अनंत, इनफाइनाइट आ जाएगा इसका आंसर। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि, क्या है स्पष्ट, आपको क्या हो रहा है इससे कि दिष्ट धारा के लिए प्रतिघात XC का मान क्या होता है, अतः स्पष्ट है कि दिष्ट धारा के लिए प्रतिघात XC का मान, प्रतिघात XC का मान अनंत होता है, और पिछले वाले में क्या आया था, अनंत होता है, शून्य आया था, याद है ना भाई, इसमें क्या होगा अनंत होता है। इस तरीके से आपका ये संधारित्र के लिए ऐसी परिपथ में, ऐसी परिपथ जिसमें केवल संधारित्र हो, उसका व्यंजक पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे अब जोड़ी में रहेगा, पेयर में रहेगा, उसके लिए देखेंगे LR, LC, CR ऐसे परिपथों के बारे में, ठीक है।